हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे यूजीसी नेट की परीक्षा के दृष्टिकोण से यूनिट 2 के ऊपर। और इस यूनिट में हमें हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है और इस पर हमने एमसीक्यू प्रश्नों को तैयार किया है। और आप सभी के लिए ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से। वैसे तो हमने अपने चैनल पर यूजीसी नेट को ध्यान में रखते हुए यूनिट 1 से लेकर 10 तक पूरा सिलेबस को कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको समय मिले तो इससे जुड़ी हुई प्लेलिस्ट जरूर देखिए। तो हम बात करते हैं पहले सवाल पर। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन है। ऑप्शन दिया गया है, हिंदी शब्द का प्रयोग हम सीमित अर्थों में करते हैं। हिंदी भारत की राजभाषा है। राजभाषा का अर्थ सरकारी कामकाज की भाषा से है। हिंदी भारत की संपर्क भाषा है। तो आप चारों कथनों को ध्यान में रख लिए होंगे और आपके दिमाग में आने लगा होगा कि आखिरकार असत्य कथन कौन है। कई विद्यार्थी इस असत्य कथन को एकदम से अपने दिमाग में फिक्स कर लिए कि यही ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा कि हम हिंदी शब्द का प्रयोग सीमित अर्थों में करते हैं। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हिंदी शब्द का प्रयोग हम विविध अर्थों में करते हैं, चाहे वो राजभाषा के अर्थ में हो, चाहे वो राष्ट्रभाषा के अर्थ में हो, संपर्क भाषा के अर्थ में हो। ठीक है ना। तो अनेक अर्थों में हम प्रयोग करते हैं, इसलिए ऑप्शन ए क्या हो गया, गलत हो गया। बाकी आप ध्यान में रखिए आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से कि हिंदी भारत की राजभाषा है, जिसको कि आपने पढ़ा होगा कि अनुच्छेद 343 से 351 के बीच में संवैधानिक मान्यता दी गई है। और इसी उपलक्ष्य में 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस भी मनाते हैं। राजभाषा का अर्थ कई बार पूछ लिया जाता है कि क्या होता है, तो सरकारी कामकाज की भाषा से इसका अर्थ लगाया जाता है। हिंदी भारत की संपर्क भाषा है। ये नीचे के तीनों कथन क्या है, सही है। तो असत्य कथन आपके दिमाग में आ गया होगा, इसका उत्तर भी आपको पता चल गया होगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। पूछा गया कि निम्नलिखित में से हिंदी प्रदेश के अंतर्गत नहीं आने वाला क्षेत्र है। तो आपको ध्यान में रखना है नहीं शब्द पे। और क्वेश्चन पूछा गया कि हिंदी प्रदेश के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र नहीं आता है। ऑप्शन दिया गया हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, तमिलनाडु। तो जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन पे ज्यादा समय लिया, दूसरा क्वेश्चन बहुत उस तरीके का नहीं है कि आपको समय लेना पड़े, आपके दिमाग में आ गया होगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, तमिलनाडु। आगे बात करते हैं अगले सवाल पर। पूछा गया कि हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों में शामिल नहीं है। हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों में शामिल नहीं है कुमायूनी, खड़ी बोली, भोजपुरी, उड़िया। तो ये भी सवाल ऐसा है कि आप ज्यादा वक्त इसमें नहीं लेना चाहेंगे। सही जवाब है ऑप्शन डी। तो इसलिए जब भी आप परीक्षा में जाइए तो क्वेश्चंस के मेरिट के आधार पर आप उसको सॉल्व कीजिए। आप हर प्रश्न को एक ही चश्मे से नहीं दे सकते हैं। हर प्रश्न अपना अलग अलग स्वभाव लेकर आता है। तो इसलिए टाइमर से युक्त जो भी आप वो लेक्चर्स वीडियो बनाते हैं या फिर टाइम को सेट करते हैं, एक तरीके से वो अपने साथ अन्याय कर रहे हैं। इसलिए हर प्रश्न की मेरिट अलग अलग होती है, उसके लिए अलग अलग समय की जरूरत है। तो यहाँ पर आपने क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देख लिया। आगे बात करते हैं अगला जो प्रश्न है। पूछा गया कि आज की मानक हिंदी का आधार खड़ी बोली है, जो है पश्चिमी क्षेत्र की, पूर्वी क्षेत्र की, राजस्थानी क्षेत्र की, बिहारी क्षेत्र की। तो मानक हिंदी का आधार खड़ी बोली है। और आपके दिमाग में आ गया होगा कि आखिरकार इस किस क्षेत्र की ये बोली जुड़ी हुई है। तो आपके दिमाग में आंसर आने लगा होगा। बिल्कुल सही जवाब कई विद्यार्थियों ने दिया है, ऑप्शन ए पश्चिमी क्षेत्र की अंतर्गत ये बोली आती है। यानी कि आपको ध्यान में रखना है उपभाषाओं को। ठीक है, इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इनडायरेक्टली आपका भाषा विज्ञान या फिर जो यूनिट 1 है वो भी तैयार हो रहा है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। पूछा गया कि इतिहास के अंतर्गत नहीं आते हैं पुराने भवन, शिलालेख, भाषा और साहित्य, शोध रिपोर्ट। तो इतिहास के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन है जो कि नहीं आता है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। पुराने भवन आते हैं, शिलालेख भी आते हैं, भाषा और साहित्य ये भी आते हैं। शोध रिपोर्ट क्या है कि ये भी आगे चलकर इतिहास के अंतर्गत जरूर शामिल होती है, लेकिन जो भी विकल्प दिया गया है उन विकल्पों के आधार पर अभी इसका जो सही आंसर है वो है शोध रिपोर्ट। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। पूछा गया कि सामान्यतः हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ किसके आसपास माना जाता है। 900 ईस्वी, 1000 ईस्वी, 1100 ईस्वी, 1400 ईस्वी। तो आप देख रहे हैं कि अगर आप हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथों को पढ़ रहे होंगे और इस परीक्षा के लिए आप एक से अधिक इतिहास ग्रंथों को जरूर पढ़े होंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ त्रिपाठी, नगेंद्र, रामस्वरूप चतुर्वेदी, बच्चन सिंह, तमाम इतिहास ग्रंथ हैं। तो सामान्यतः
अगर माना जाए तो हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना जाता है? ऑप्शन में जो भी दिया गया था आपके दिमाग में भी आने लगा होगा। सही जवाब है ऑप्शन बी, 1000 ईस्वी के आसपास में माना जाता है। ठीक है, वैसे आप जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ पढ़ेंगे तो उन्होंने लगभग इसको 993 ईस्वी तक खींचकर ले जाने का प्रयास किया है, तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। इसलिए सामान्यतः अगर सर्वमान्य तरीके से देखा जाए तो 1000 ईस्वी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सराहपा को पुरानी हिंदी का कवि कौन मानते हैं? सराहपा को पुरानी हिंदी का कवि कौन मानते हैं? ऑप्शन दिया गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, राहुल साकृत्यायन, मिश्र बंधु। तो हर ऑप्शन में अगर रामचंद्र शुक्ल है तो जरूरी नहीं है कि वही उसका आंसर होगा। यहाँ पर आपको दिमाग लगाना है और बहुत सारे विद्यार्थियों ने दिमाग लगा लिया और ये क्वेश्चन पिछले परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है, कई बार आ चुका है। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, राहुल साकृत्यायन। सरापा को पुरानी हिंदी का कवि कौन माना? राहुल साकृत्यायन ने माना था। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। सवाल पूछा गया, सरापा की पुरानी हिंदी रचनाएं परिमाण में बहुत कम उपलब्ध हुई हैं, इसलिए हम 1000 ईस्वी से ही हिंदी साहित्य का उद्भव मानना उचित समझते हैं। यह किसका कथन है? आप देख रहे हैं कि पूछा गया कि 1000 ईस्वी पहले में बताया गया था क्वेश्चन में, यहाँ पर किसी विचारक ने, आलोचक ने इस चीज को माना था। किसने माना था? ऑप्शन दिया गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, राहुल साकृत्यायन, विश्वनाथ त्रिपाठी। तो आपके दिमाग में आने लगा होगा कि हमने तो तमाम इतिहास ग्रंथों को पढ़ा है, आखिरकार किसने माना होगा? रामचंद्र शुक्ल इसका आंसर बिल्कुल नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन डी, विश्वनाथ त्रिपाठी। तो मैंने कोशिश की है कि आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल को भी बहुत अच्छे से पढ़िए ताकि अंतर आप कर पाए कि हर ऑप्शन में रामचंद्र शुक्ल ही सही नहीं होंगे अगर उनका नाम है तो। यहाँ पर विश्वनाथ त्रिपाठी का मानना था कि सरापा की पुरानी हिंदी की रचनाएं परिमाण में बहुत कम उपलब्ध हैं, इसलिए हम 1000 ईस्वी से हिंदी साहित्य का उद्भव मानना उचित समझते हैं। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा लंबा प्रश्न है और आपको इस पे वक्त देना पड़ेगा। पूछा गया कि अपभ्रंश की प्रवृत्तियों में है क्षतिपूरक दीर्घीकरण, परसर्ग के प्रयोग की अधिकता, तत्समीकरण, तद्विवीकरण। निम्नलिखित में से सही कूट का चयन कीजिए। इसी तरीके से इसी पैटर्न पर यूजीसी नेट में सवाल आ रहे हैं, सीधे सीधे भी सवाल आते हैं और कूट पर आधारित भी प्रश्न आ रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों के दिमाग में इसका आंसर आने लगा होगा कि अपभ्रंश की प्रवृत्तियों में कौन सा कूट सही है। तो अपभ्रंश में आप देखेंगे कि क्षतिपूरक दीर्घीकरण भी आता है, परसर्ग के प्रयोग की अधिकता भी है, तत्समीकरण का भी प्रयोग किया गया है। तो इस तरीके से ऊपर के जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं वो बिल्कुल सही है, तद्विवीकरण यहाँ पर गलत है। इस तरीके से ऑप्शन दिया गया था उसमें सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, 1, 2 और 3। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अपभ्रंश में हाथ के लिए कौन सा शब्द चलता था? अपभ्रंश भाषा में हाथ के लिए कौन सा शब्द चलता था? ऑप्शन दिया गया है हस्त, हथ, हथ, हथेली। तो आपके दिमाग में आने लगा होगा कि आखिरकार वो कौन सा शब्द था जो कि हाथ के लिए अपभ्रंश में प्रयुक्त होता था। सही जवाब आप लोगों के दिमाग में आने लगा है, बहुत सारे विद्यार्थियों ने इसको टिक भी कर लिया होगा। सही जवाब है ऑप्शन बी, हथ का प्रयोग किया जाता था अपभ्रंश में हाथ के लिए। तो इस प्रश्न को जरूर ध्यान में रखिए, में भी आ सकता है। अगला प्रश्न है, पुराने हिंदी शब्द का प्रयोग किया था चंद्रधर शर्मा गुलेरी, पंडित आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंडित मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन को बहुत ही आपको प्यार से देखने की जरूरत है और पुरानी हिंदी से संबंधित जो प्रश्न है ये हर बार एग्जाम में पूछा ही जाता है। लगभग इसकी जो आने की रेशियो वो 90% रहती है। इसका सही जवाब आप लोगों ने रट लिया होगा, याद कर लिया होगा, ऑप्शन ए, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया था। और ये वही गुलेरी हैं जिनका संबंध हिमाचल से रहा है, लेकिन इनका जन्म कहाँ पर हुआ था अगर आप जानते हैं तो जरूर कमेंट्स कीजिए। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, पंक्ति दी गई है कि वर प्रमोदीय प्रथमाधिपति, पंक्ति उद्धृत है। बहुत छोटी सी पंक्ति है लेकिन ये खास मैंने इतिहास ग्रंथ से इन सारे क्वेश्चंस को बनाए हैं, तो आप ही के लिए बनाया गया है कि अगर सवाल पूछ लिया जाए तो आप वहां पर आसानी से आंसर दे पाए। वर प्रमोदीय प्रथमाधिपति पंक्ति उद्धृत की गई है। ऑप्शन दिया गया है पृथ्वीराज रासो, संदेश रासक, विशल देव रासो, परमाल रासो। तो कहां से ये पंक्ति उद्धृत है? सही जवाब है ऑप्शन ए, पृथ्वीराज रासो। बाकी पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में जितने भी तथ्य हैं आप जरूर उसको ध्यान में रखिए क्योंकि ये आपके सिलेबस में भी लगा हुआ है। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने विभिन्न कालखंडों के नामकरण का आधार किसको माना था? रामचंद्र शुक्ल ने जो भी अपने इतिहास ग्रंथ में कालखंडों का नामकरण किया है किस आधार पर किया है? ऑप्शन दिया गया है
प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति के आधार पर, प्रधान व्यक्तित्व के आधार पर, प्रधान कवियों के आधार पर, प्रमुख युग की विशेषताओं के आधार पर। तो ये प्रश्न देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन इस पे थोड़ा सा आपको वक्त देना पड़ेगा और आप लोगों ने वक्त देना शुरू कर दिया होगा, दिमाग भी लगाना शुरू कर दिया होगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। बिल्कुल इसका सही जवाब आप लोगों ने दिया ऑप्शन ए, प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति के आधार पर उन्होंने तमाम नामकरण किए। आगे क्लियर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास लेखन के संदर्भ में असंगत है। असंगत वाले प्रश्न को बिल्कुल ध्यान में रखिए, इसको परीक्षा में अंडरलाइन कर लीजिए। हालांकि आप लोगों को अब सीबीटी आधारित क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो उसी हिसाब से अपने को मेंटली तैयार भी करना पड़ेगा। तो कौन सा ऑप्शन जो है असंगत है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास लेखन के संदर्भ में? आदिकाल को वीरगाथा काल कहा था, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा था, उत्तर मध्यकाल को रीति काल कहा था, आधुनिक काल को तार्किक काल कहा था। तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि हमने तो पूरा इतिहास ग्रंथ पढ़ा था, कहीं नहीं देखा कि उन्होंने आधुनिक काल को तार्किक काल कहा, बल्कि उसको उन्होंने गद्य काल कहा है। इस चीज को बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। मैं भी घुमाकर प्रश्न पूछा जाए तो आप बता दें। इस तरीके से आप, इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, और बाकी आप देख रहे हैं कि ऊपर के तीनों ऑप्शन सही है और ऑप्शन डी क्या है, गलत है। उम्मीद है कि ये सारे प्रश्न आपको अच्छे लग रहे होंगे और लग रहा होगा कि नहीं ठीक है, आपकी तैयारी ठीक चल रही है और इस बार अगर आप नहीं मूड बनाए बैठने का तो भी बैठने की कोशिश करेंगे। अगला प्रश्न है कि आचार्य शुक्ल द्वारा वीर गाथा और भक्ति को प्रधान प्रवृत्ति मानते समय उनके ध्यान में साहित्य का कौन सा पक्ष रहा होगा? बहुत ही खतरनाक तरीके का एक क्वेश्चन है। आपको ध्यान में रखना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो भी वीर गाथा काल कहा या फिर भक्ति काल कहा, जैसा कि हमने ऊपर में पढ़ा कि उन्होंने प्रधान प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए कालखंडों का नामकरण किया था। तो उनके दिमाग में कौन सी बात रही होगी, उनके ध्यान में साहित्य का कौन सा पक्ष रहा होगा? ऑप्शन दिया गया है भाव पक्ष, रूप पक्ष, इतिहास, कल्पना या गल्प। ठीक है, तो इसको आपको बहुत ही अलर्ट होकर आंसर देना है और इसका सही जवाब कई विद्यार्थियों के दिमाग में आ रहा होगा। कई विद्यार्थियों को लग रहा होगा कि हमने तो ऐसा प्रश्न देखा ही नहीं था। हालांकि यहाँ पर हमने कठिन क्वेश्चन बनाने की कोशिश नहीं की है, बल्कि आपको अलर्ट करने की कोशिश की है। सही जवाब है इसका ए, ऑप्शन ए, वीर। इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, भाव पक्ष। भाव पक्ष क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि जो वीर रस है, रस की अगर चर्चा करेंगे तो वो कहाँ से जुड़ा हुआ है? आपके भाव से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना? तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है और अगर थोड़ा सा आईक्यू लेवल अप करेंगे तो बिना पढ़े भी इसका आप सही जवाब दे सकते थे। आपके मन में आ गया हो कि अरे इसी तरीके से तो हमें प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है ना? तो वीर जो आपका है भाव पक्ष है, भक्ति भी है, भाव प्रधान इसमें। ठीक है ना? यही तो अंतर है गद्य और पद्य में। पद्य जो है वो भाव प्रधान होता है और गद्य जो होता है वो विचार प्रधान होता है। तो उम्मीद है कि इसका प्रश्न आपको अच्छा लगा होगा, आंसर भी आपको पता चल गया होगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। पूछा गया कि आचार्य शुक्ल द्वारा रीति और गद्य को प्रधान प्रवृत्ति मानते समय उनके ध्यान में साहित्य का कौन सा पक्ष रहा होगा? यहाँ पर आधुनिक भी हो सकता था, जैसा कि हमने बताया कि उन्होंने आधुनिक काल को गद्य काल भी कहा है, लेकिन प्रश्न आप देखिए कि कैसे घूम रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने तो इतना प्रैक्टिस कर लिया है कि हमेशा नए के खोज में आप लोग रहते हैं, पुराने वीडियोज को नहीं देखते हैं। आपको लगता है कि अब वो एक्सपायरी डेट हो गया है, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि पुरानी चीजें हमेशा काम में आती हैं और कहा जाता है कि ओल्ड इज गोल्ड। ठीक है, तो ध्यान में रखना है, ये नए प्रश्न है, फिर भी कहीं ना कहीं आपके लिए पुराने भी हो सकते हैं। तो रीति और गद्य को का नामकरण करते समय उनके दिमाग में क्या रहा होगा? ऑप्शन सेम टू सेम वही है, भाव पक्ष, रूप पक्ष, इतिहास, कल्पना या गल्प। इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, रूप पक्ष। ठीक है, रूप पक्ष को कई बार आप फॉर्म के रूप में भी देख सकते हैं। ठीक है ना? और इसमें क्या है, शिल्प को ज्यादा ध्यान में रखा जाता है और ये विचार प्रधान होता है, तो इसलिए आप रीतिकाल भी पढ़ेंगे तो इसका कई अर्थ निकाला जाता है कि एक परंपरा से एक शास्त्रीय, और ये वही रीतिकाल है कि आप देखेंगे कि भारतीय काव्य शास्त्र का एक तरीके से पुनर् यहाँ पर लेखन शुरू हो जाता है, रस, अलंकार, छंद इत्यादि की बात की जाती है। आप इतिहास ग्रंथ पढ़ते समय इनकी रचनाओं से भली भांति परिचित होंगे। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से आदिकाल के संदर्भ में असत्य कथन है। आदिकाल के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? ग्रियर्सन ने इसे चारण काल कहा, मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल कहा, राहुल साकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा। तो असत्य कथन आपके दिमाग में तुरंत कौंध गया होगा कि हमने तो पूरी जिंदगी बिता दी हिंदी साहित्य पढ़ने में और आदिकाल के संदर्भ में असत्य कथन तो बता दिया गया यहाँ पर ऑप्शन डी कि आदिकाल को का नाम जो दिया था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, लेकिन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा इसका कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। और यही हिंदी साहित्य का
गणित है, हिंदी साहित्य का ये टेक्निकल पॉइंट है कि द्विवेदी युग का नामकरण किसके ऊपर पड़ा, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी को लेकर कंफ्यूजन रहता है, न जाने इसीलिए इन सभी का नाम इस टाइप से मिलता जुलता भी आ गया कि हिंदी साहित्य की जो प्रासंगिकता है वो बरकरार रहे। खैर, आपको ध्यान में रखना है, इस प्रश्न के माध्यम से आपके अन्य सवाल भी तैयार हो रहे हैं कि चारण काल ग्रियर्सन ने कहा, प्रारंभिक काल मिश्र बंधुओं ने कहा, राहुल साकृत्या ने सिद्ध सामंत काल कहा, ठीक है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा। तो प्रश्न के मुताबिक सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। अगले प्रश्न पर बात करें तो अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल वीरगाथा काल की सीमा है। तो यहाँ पर जो भी तथ्य दिए गए हैं सीमा से संबंधित वो सब संवत में दिए गए हैं, और जैसा कि आप जानते हैं कि संवत में से अगर आप 57 घटा देते हैं तो वहां पर ईस्वी में कन्वर्ट हो जाता है। तो कई बार परीक्षाओं में ईस्वी में पूछ देता है, कई बार संवत में पूछ देता है, तो ध्यान में रखिए इस फार्मूले को, ठीक है। प्रश्न के मुताबिक आप वहां पर अपना यूज कर सकते हैं। आदिकाल का समय क्या माना गया, संवत 1050 से संवत 1375, संवत 1375 से संवत 1700, संवत 1700 से संवत 1900, संवत 1900 से अब तक। देखने में प्रश्न आपके लिए बहुत ही पुराना लग रहा होगा, लेकिन परीक्षा तो परीक्षा होती है, उसमें आप ध्यान में इसको रख सकते हैं। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, 1050 से संवत 1375 तक। इसी तरीके से अगले सवाल में पूर्व मध्यकाल की समय सीमा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पूछी गई है, तो ऑप्शन को नहीं पढ़ना है, बस सही जवाब इसका हम बता देते हैं तुरंत, आप लोगों के भी दिमाग में आ गया होगा। ऑप्शन बी 1375 से 1700 तक जो है पूर्व मध्यकाल यानी कि भक्ति काल। इसको आपको ध्यान में रखना है क्योंकि बदलते हुए पैटर्न में बस शब्दों का हेर फेर हो रहा है, तथ्य वही है, बस नए तरीके से पूछा जा रहा है, और यही नया तरीका ही आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि कैसे सवाल बन सकते हैं। अगले सवाल पर बात करें तो अगला प्रश्न पूछा गया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल की समय सीमा है, और ऑप्शन सब वही दिए गए हैं, और आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि सर अब और आगे बढ़िए, हमारे पास समय नहीं है, और हमने इसका जवाब देख लिया है। सही जवाब हो गया ऑप्शन संवत 1700 से संवत 1900 तक, क्योंकि आप लोगों के पास समय का बहुत ही अभाव है, इसलिए क्वेश्चंस को हम इसका ऑप्शन पूरा नहीं पढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आधुनिक काल यानी गद्य काल की समय सीमा क्या रही है। सेम टू सेम ऑप्शन है, बस इसके उत्तर बदलते जा रहे हैं, और इसका भी आपने सही जवाब बता दिया होगा कि संवत 1900 से अब तक। कई बार सवाल उठता है कि अब तक कब तक चलेगा, लेकिन अभी इस तरीके से कोई पुख्ता हमें समय सीमा का यहाँ पर समाप्ति का पता नहीं है। हालांकि आधुनिक काल में जब आप जाएंगे तो इसको कई खंडों में बांट दिया गया है, और समकालीन से भी समकालीनेतर चीजें हो रही हैं, ठीक है ना। तो बस आप शुक्ल के दृष्टिकोण से जरूर ध्यान में रखें कि संवत 1900 से अब तक की चर्चा की जा रही है। बाकी आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला प्रश्न है जो कि थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट्स लिए हुए है, और आपको ध्यान में रखना है कि बीच बीच में जैसे आप मैच क्रिकेट देखते हैं तो कुछ ऐसी बॉल आती हैं, क्योंकि बैट्समैन को आउट करने के लिए एक बॉल ही काफी है, ठीक है, भले वो 50 ओवर खेले लेकिन एक बॉल पे ही गलती करता है और आउट हो जाता है, तो ध्यान में रखने की जरूरत है। यहाँ पर सवाल पूछा गया आदिकाल में रचित अनेक अपभ्रंश रचनाओं और नाथ सिद्धों की भाषा को पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किस नाम की संज्ञा दी थी। संधा भाषा, पुरानी हिंदी, परवर्ती अपभ्रंश, देश भाषा। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, जिस नए प्रश्न की खोज में रहते हैं वही ये नया प्रश्न है। फिर भी आप लोगों ने तुरंत इसका सही जवाब खोज लिया होगा कि आखिरकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किस भाषा की संज्ञा दी थी अपभ्रंश रचनाओं और नाथ सिद्धों के लिए। सही जवाब इसका हो गया ऑप्शन बी, पुरानी हिंदी। कई विद्यार्थियों के दिमाग में आ रहा होगा कि हमने तो नाथ सिद्धों की भाषा संधा भाषा के रूप में पढ़ा था। बिल्कुल आप लोगों ने सही पढ़ा था, लेकिन वो अलग ढंग का है, ये प्रतीकार्थ के लिए इसका प्रयोग किया गया है, ठीक है। लेकिन चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इन सभी रचनाओं को पुरानी हिंदी के अंतर्गत रखा था, तो सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है कि वस्तुतः पुरानी हिंदी से गुलेरी जी का तात्पर्य था। पुरानी हिंदी से गुलेरी जी का तात्पर्य क्या था। ऑप्शन दिया गया है परिनिष्ठित अपभ्रंश से विकसित अपभ्रंशोत्तर भाषा, देश भाषा, ब्रज भाषा। निम्नलिखित में से सही कूट है। तो आप देख रहे हैं कि यूजीसी नेट के पेपर के दृष्टिकोण से यहाँ पर ऑप्शन आपको दिए गए हैं, और मेरी यही कोशिश रहती है कि इस प्रैक्टिस सेट के जब बाद आप एग्जाम में बैठें तो आपको लगे कि मैं यहीं के प्रश्न को हल कर रहा हूँ, ठीक है। आपकी कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करना मेरा सबसे पहला उद्देश्य है। आपने बातों ही बातों में सारी चीजों को अपने दिमाग में बैठाना शुरू कर दिया होगा कि आखिरकार पुरानी हिंदी से गुलेरी जी का क्या तात्पर्य था। सही जवाब हो गया इसका ऑप्शन
एक और दो, यानी कि पहला ऑप्शन ए ऑप्शन हो गया कि परिनिष्ठित अपभ्रंश से विकसित पुरानी हिंदी हो गई और अपभ्रंशोत्तर भाषा के रूप में। और बाकी जो देश भाषा और ब्रज भाषा की बात की गई है, ये सब गुलेरी जी के पुरानी हिंदी से रिलेटेड नहीं है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन एक और दो, यानी कि ए ऑप्शन। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है देखने में छोटा है लेकिन बहुत ही खतरनाक, और कहा भी गया है कि देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर, जितना नाटा उतना खोटा। सवाल पूछा गया कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन छंद है, सबसे प्राचीन छंद कौन सा है? ऑप्शन दिया गया है गाहा, दोहा, सोरठा, चौपाई। आप जब आदिकाल पढ़ेंगे तो वहां पर चौपाई के साथ साथ एक चौपाई भी आया हुआ है जिसमें मात्राओं का थोड़ा सा हेर फेर है। ठीक है, चौपाई में 15-15 मात्राएं होती हैं, जबकि चौपाई में आपने पढ़ा होगा कि 16-16 मात्राएं होती हैं। खैर, इस पे अभी नहीं बात करेंगे। सवाल पूछा गया कि सबसे प्राचीन छंद कौन सा? आपके दिमाग में आने लगा होगा कि हमने इतिहास ग्रंथ पढ़ा था और पढ़ा था कि दोहा सबसे प्राचीन छंद है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पे। पूछा गया कि निम्नलिखित में से पुरानी हिंदी में है, पुरानी हिंदी में क्या है? सिद्धोनाथों के पद, जैन मुनियों के पद, संदेश रासक, प्राकृतिक व्याकरण। ठीक है, प्राकृत व्याकरण। तो पुरानी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन शामिल है? हमें सही कूट के बारे में बताना है। ठीक है, ऑप्शन दिया गया है एक और दो, दो और तीन, तीन और चार, उपयुक्त सभी। तो जब आप इतिहास ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि सिद्धोनाथों के पद, जैन मुनियों के पद, संदेश रासक, प्राकृत व्याकरण, जो कि आपके दिमाग में जैसे ही मैं बोल रहा हूं तो इन दोनों रचनाओं का, खासतौर से संदेश रासक के रचनाकार का नाम और कब लिखा गया है, इसकी क्या खास विशेषता है, ये सारी चीजें आ रही होंगी। अगर आ रही हैं तभी मानकर चलिए कि आपकी पढ़ाई ठीक चल रही है, और नहीं तो अगर आप ऊपर छत को देख रहे हैं, दाएं बाएं देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको थोड़ा सा अलर्ट होने की जरूरत है। और मेरी दूसरी कोशिश यही रहती है आपको अलर्ट करना। संदेश रासक, अब्दुल रहमान इत्यादि के बारे में आपने पढ़ा होगा। और बाकी ये बताया गया इसमें कि ये इस्लामी धर्मावलंबी प्रतीत होते हैं, लेकिन इसमें कहीं इसका प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता है। प्राकृत व्याकरण आपने हेमचंद को पढ़ा होगा, तो उनका है, जिनको कि प्राकृत का पाणिनि भी कहा जाता है। ये सारे तथ्य आपके दिमाग में आने चाहिए, तभी आपको इंटरेस्ट आएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी, यानी कि सिद्धोनाथों, जैन मुनियों, संदेश रासक, प्राकृत व्याकरण जो रचनाएं हैं, ये सब पुरानी हिंदी में। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न पूछा गया कि पंडित रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में आदिकाल को किन खंडों में विभाजित किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ आपने पढ़ा होगा तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि आदिकाल का तो नामकरण उन्होंने वीर गाथा काल किया था, ये बात सही है, लेकिन उसको भी खंडों में उन्होंने बांटा था। तो किन किन खंडों में बांटा है? ऑप्शन दिया गया अपभ्रंश काव्य, देश भाषा काव्य, वीर काव्य, रासु काव्य। तो आपके दिमाग में आचार्य शुक्ल का इतिहास ग्रंथ आने लगा होगा और वो पेज भी आने लगे होंगे कि हमने कहाँ पढ़ा था। सही जवाब इसका हो गया एक और दो। ठीक है, ऑप्शन एक और दो, जो यानी कि आचार्य शुक्ल ने आदिकाल को अपभ्रंश काव्य और देश भाषा काव्य में विभाजित किया। ठीक है, तो इस तरीके से इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, पूछा गया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल नामकरण किस काव्य के आधार पर किया था? आज आप सभी को यह वास्तविकता पता चलेगी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिस आधार पर आदिकाल को वीर गाथा काल कहा था, आप देख रहे हैं कि आदिकाल को उन्होंने दो भागों में बांटा, अपभ्रंश काव्य और देश भाषा काव्य। लेकिन जो उन्होंने वीर गाथा काल नामकरण किया था वो किसके आधार पर किया था? ऑप्शन दिया गया देश भाषा काव्य, अपभ्रंश काव्य, चारण काव्य, आरंभिक काव्य। इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, देश भाषा काव्य के आधार पर उन्होंने वीर गाथा काल कहा था। और आपने पढ़ा होगा कि 12 ग्रंथों को उन्होंने शामिल किया था। ठीक है, तो इस तरीके से आप लगातार अपनी तैयारी, अपना मूल्यांकन कर रहे होंगे, आपको अच्छा भी लग रहा होगा ये सारे प्रश्न देखकर। आगे बात करते हैं, पूछा गया कि इस वीर गाथा काव्य को पुराने हिंदी के ही अंतर्गत मानना चाहिए, किसका कथन है? इस वीर गाथा काव्य को पुरानी हिंदी के ही अंतर्गत मानना चाहिए, किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, विश्वनाथ त्रिपाठी, बच्चन सिंह। तो बहुत सारे विद्यार्थियों के दिमाग में आया होगा कि अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, तो इसका आंसर ये हो सकता है, लेकिन वो गलत है। इसका आंसर ये नहीं है। ये कथन जो कहा गया है कि इस वीर गाथा काव्य को पुरानी हिंदी के ही अंतर्गत मानना चाहिए, सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, विश्वनाथ त्रिपाठी। ठीक है, विश्वनाथ त्रिपाठी का मानना है कि जो भी वीर गाथा काव्य लिखे गए हैं उनको भी पुरानी हिंदी के अंतर्गत ही मानना चाहिए।
तो इस तरीके से आपके दिमाग में आने लगा होगा कि आखिरकार ये प्रश्न बने कहां से। अगला प्रश्न है, आदिकाल को संधि काल कहने के पीछे का तर्क क्या है? आदिकाल को संधि काल कहने के पीछे का तर्क क्या है? ऑप्शन दिया गया है, संस्कृत और पाली का संधि काल, पाली और प्राकृत का संधि काल, प्राकृत और अपभ्रंश का संधि काल, अपभ्रंश और हिंदी का संधि काल। आपने पढ़ा होगा आदिकाल को संधि काल भी कहा जाता है, और ये भी दिमाग में आ गया होगा कि किसने कहा है, क्योंकि मैं स्पेस छोड़कर आप लोगों के साथ बातचीत कर रहा हूं, क्योंकि हर चीज का आंसर मैं दूंगा तो फिर एक तरीके से आपको कमजोर कर रहा हूं। आप अपने दिमाग से मशक्कत कीजिए और लगे आपको कि आप मेरे साथ बातचीत कर रहे हैं, तो इसको भी आप कमेंट्स कर जरूर बताइए। फिलहाल इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, अपभ्रंश और हिंदी का संधि काल कहा गया है। आदिकाल को इसीलिए संधि काल कहा गया कि वहां पर अपभ्रंश और हिंदी दोनों भाषाओं का क्या होता है, मेल होता है। आदिकाल पढ़ने का एक उद्देश्य यह भी रहता है कि हम उसका अध्ययन भाषा के दृष्टिकोण से भी करते हैं। साहित्य के दृष्टिकोण से तो करते ही हैं, लेकिन उसको हम भाषा के दृष्टिकोण से भी पढ़ते हैं, तो ये भी आपको दिमाग में रखना है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। पूछा गया कि इतिहास के संदर्भ में सही है, इतिहास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन दिया गया है, इसका संबंध अतीत से है, इसमें केवल वास्तविक घटनाओं का ही समावेश होता है, किसी भी तथ्य, तत्व एवं प्रकृति का वर्णन होता है, उपरोक्त सभी। तो आमतौर पर जब भी ऑप्शन में उपरोक्त सभी रहते हैं तो उसका सही जवाब 95% वही होता है, बिल्कुल सही जवाब है। मेरी कोशिश ये थी कि आपको बताया जाए कि इतिहास के बारे में किन किन चीजों को आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देख लिया होगा कि इतिहास का संबंध अतीत से भी है, और इसमें वास्तविक घटनाओं का समावेश होता है, तथ्य, तत्व एवं प्रकृति का वर्णन होता है, वो भी क्रमबद्ध तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। आगे बात करते हैं, एक अंक यहाँ पर मिस हो गया है, 31 हमने नहीं टाइप किया और सीधे 32 पे आ गया, तो आप लोग भी उसी हिसाब से इसको आगे पढ़िएगा। घबराने की जरूरत नहीं कि 31 वाला ऑप्शन कहाँ गया, क्योंकि कई विद्यार्थी हैं जिनका कि काक चेष्टा बको ध्यानम इसी 31 नंबर पर ही हो सकता है, तो प्लीज आप 32 को ही 31 मानिए। क्वेश्चन को देखना ज्यादा जरूरी है। प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने इतिहास दर्शन का प्रयोग करते हुए उसके अर्थ को केवल आलोचनात्मक या वैज्ञानिक इतिहास तक सीमित रखने का प्रयास किया? अब जिन प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ पर शुरू हो रही है इतिहास की, वो आपके साहित्य, इतिहास, दर्शन से रिलेटेड है, और ऐसे प्रश्न पढ़ने के बाद ही बनाए जा सकते हैं, और आपको भी ये लग रहा होगा। तो किसने माना कि इतिहास दर्शन का प्रयोग करते हुए उसके अर्थ को केवल आलोचनात्मक या वैज्ञानिक इतिहास तक सीमित रखने का प्रयास किया? वाल्टेयर, हीगल, इमैनुअल कांट, कार्ल मार्क्स। ऑप्शन देखने के बाद आपको लग रहा है कि कोई भारतीय इस पर नहीं विचार किया, बल्कि यूरोपीय लोगों ने विचार किया है, तो इसका सही जवाब क्या हो सकता है? आप भी इंतजार कर रहे होंगे कि मैं तुरंत बताऊं। सही जवाब है ऑप्शन ए, वाल्टेयर। तो इसको ध्यान में रखिए कि वाल्टेयर ने इतिहास दर्शन का प्रयोग करते हुए उसके अर्थ को केवल आलोचनात्मक या वैज्ञानिक इतिहास तक सीमित रखने का प्रयास किया है। आगे बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। पूछा गया कि इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण कैसा रहा है? ऑप्शन दिया गया, आदर्शमूलक, आध्यात्मवादी, यथार्थवादी, वैज्ञानिक। तो कैसा रहा है, इसको हमें सही कूट का चयन करते हुए बताना है। तो इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण कैसा रहा, मैंने ऑप्शंस को पढ़ दिया, कूट दिया गया है यहाँ पर कि 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, 1 और 4। तो आपका दिमाग भी यहाँ पर काम करना शुरू कर दिया होगा कि आखिरकार आपने जो पढ़ा था कि भारतीय दृष्टिकोण इतिहास के प्रति क्या रहा है। सही जवाब है कि आदर्शमूलक और आध्यात्मवादी रहा है, ठीक है। भारतीय दृष्टिकोण इतिहास के प्रति आदर्शमूलक और आध्यात्मवादी रहा है, इसको जरूर ध्यान में रखिए, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, 1 और 2। अब इस तरीके के प्रश्नों को आप टाइमर के द्वारा नहीं सॉल्व कर सकते, क्योंकि टाइमर एक बार फिक्स कर दिया जाता है तो हर प्रश्न के लिए 10 सेकेंड दे दिया जाता है। तो बताइए, हर प्रश्न अगर 10 सेकेंड में आप सॉल्व कर लें तो आपको 2 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुरंत आप सॉल्व करके बैठे रहेंगे। इसलिए हर प्रश्न को आप मेरिट के दृष्टिकोण से सॉल्व करिए, अपने दिमाग को स्थिर रखिए। जल्दीबाजी में सॉल्व करके कोई पुरस्कार तो मिलना नहीं है बाकी, ठीक है। तो इसलिए धैर्य बनाकर क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। आगे बात करते हैं, पूछा गया कि इतिहास के प्रति पाश्चात्य दृष्टिकोण कैसा रहा है? हमने अभी भारतीय दृष्टिकोण के बारे में बातचीत की, यहां पर देखिए सवाल पूछा गया कि पाश्चात्य दृष्टिकोण कैसा रहा है। ऑप्शन दिया गया है, आदर्शवादी, यथार्थवादी, अनुसंधान परक, गवेषणात्मक। तो पाश्चात्य दृष्टिकोण कैसा रहा है?
ऑप्शन दिए गए और हमें सही कूट का चयन करना है कि 1 और 2, 2 और 3, 2 3 और 4, 3 और 4। तो ऑप्शन थोड़ा सा चेंज हुआ है यहाँ पर। तो आपको देखना है कि पहले तो आदर्शवादी नहीं रहा है, ठीक है, बाकी ऊपर के तीनों जो ऑप्शन है यानी कि 2 3 4 जिस ऑप्शन में होगा वही सही जवाब हो जाएगा। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। तो इस तरीके से आप इस दोनों प्रश्नों के माध्यम से भारतीय दृष्टिकोण और पाश्चात्य दृष्टिकोण से भली भांति परिचित हो गए। अगर कूट पर आधारित सवाल नहीं आता है तो भी आप कर पाएंगे, और आ जाता है तो और अच्छे से कर पाएंगे। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, इतिहास के प्रथम व्याख्याता कौन थे? कई बार पूछ लिया जाता है कि इतिहास के जनक कौन माने जाते हैं, तो और क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन है हीगल, कांट, हेरोडेटस, अरस्तु। तो इतिहास वाले विद्यार्थी खासतौर से यहाँ पर तो सारे हिंदी के ही हैं, तुरंत आप लोगों के दिमाग में आ गया होगा ऑप्शन सी, हेरोडेटस। इतिहास के प्रथम व्याख्याता हेरोडेटस थे। अगला प्रश्न है, हेरोडेटस का संबंध किस देश से था? कई बार छोटे क्वेश्चन ज्यादा खतरनाक साबित हो जाते हैं। ये भी उसी तरीके का प्रश्न है। पूछा गया कि हेरोडोटस का संबंध किस देश से था? ऑप्शन दिया गया है अमेरिका, यूनान, जर्मनी, इंग्लैंड। तो आपके दिमाग में आ गया होगा ऑप्शन बी, यूनान। शुरुआत में आप देखेंगे जो भी है साहित्य, कला, चिंतन, दर्शन, वो सब यूनान से रिलेटेड रहा है। यहाँ तक साइंस में भी देखेंगे, अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट होंगे, बॉटनी पढ़े होंगे, तो वहां पर भी शब्दों का जो भी उत्पत्ति के बारे में बातचीत की जाती है वो सब ग्रीक लैंग्वेज से ही बताया जाता है तोड़ तोड़ कर। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। पूछा गया हेरोडोटस ने इतिहास के कितने लक्षणों का निर्धारण किया है? अच्छा, कई जगह पे ना जब हम विदेशियों को पढ़ते हैं तो उनका नाम बड़ा अलग अलग ढंग से होता है। जैसे मैं क्रिकेट की बात बार बार करता हूँ, जैसे एक खिलाड़ी थे मार्क बाउचर, ठीक है, तो उनको कभी मार्क बूचर, मार्क बाउचर, मार्क बचर, अलग अलग ढंग से नाम लिया जाता था। अंत में क्लियर नहीं हुआ कि इस व्यक्ति का असली नाम क्या है। इसी तरीके से आप विदेशी कई खिलाड़ियों का नाम सुने होंगे, अलग अलग तरीके से उसका उच्चारण किया जाता है। तो यहाँ पर हेरोडोटस को भी लेकर अलग अलग तरीके से बातचीत की जा रही है, ठीक है। तो हेरोडोटस ने इतिहास के कितने लक्षणों का निर्धारण किया है? आपके दिमाग में तुरंत आने लगा होगा। ऑप्शन दिया गया 2 3 4 5। तो ये क्या है, तथ्यों में पूछा गया है, एकदम फैक्चुअल है कि आपको जानकारी रहेगी तभी इसको आप बता पाएंगे। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, 4 लक्षणों का उन्होंने निर्धारण किया है। वो चारों लक्षण क्या है? आपके दिमाग में एक उत्सुकता जरूर पैदा हो रही होगी, हम बात करेंगे। अगला प्रश्न है कि हेरोडोटस द्वारा इतिहास के संदर्भ में कौन सा दृष्टिकोण सही नहीं है? हेरोडोटस द्वारा इतिहास के संदर्भ में कौन सा दृष्टिकोण सही नहीं है? ऑप्शन दिया गया इतिहास वैज्ञानिक विद्या है, इतिहास मानवीय विद्या है, इतिहास तर्कसंगत विद्या है, इतिहास आध्यात्मिक विद्या है। ऑप्शन को पढ़ने के बाद हमें एक बार जरूर क्वेश्चन पे जाना चाहिए जिससे कि पता चले कि सही दिशा क्या है। हमें नहीं बताना है। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। हेरोडोटस ने माना था कि इतिहास वैज्ञानिक विद्या है, इतिहास मानवीय विद्या है, इतिहास तर्कसंगत विद्या है, और उन्होंने कहा कि इतिहास शिक्षाप्रद विद्या है, ठीक है। तो इसी चीज को हटाकर यहाँ पर आध्यात्मिक जोड़ दिया गया था, और आपको पता चल गया चारों जो दृष्टिकोण थे जो निर्धारण किए थे हेरोडोटस, उनसे आप परिचित हो गए होंगे बिना किसी क्लास के, ठीक है, क्योंकि हमने बड़ा ही गंभीर अध्ययन किया इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। आगे बात करना चाहता हूं अगले प्रश्न पे। पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार का यह मानना था कि इतिहास का संबंध न केवल अतीत से अपितु वर्तमान से भी स्थापित होता है? अभी तक आप लोग यही जानते थे कि इतिहास का संबंध अतीत से होता है, लेकिन विचार करने वाले तो लगातार विचार करते रहे। वर्तमान समय में भी इतिहास को लेकर चर्चा हो रही है, लेकिन सवाल पूछा गया यहाँ पर कि किस विद्वान ने यह माना कि इतिहास का संबंध न केवल अतीत से बल्कि वर्तमान से भी स्थापित होता है? कांट, विको, टेन, हीगल। ऑप्शन को देखने के बाद आपको लग रहा है कि ये विदेशी लोग ही ज्यादातर इसके बारे में इस तरीके से चिंतन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, विको ने इस बात को कहा था कि इतिहास का संबंध न केवल अतीत से होना चाहिए। हम लोग अतीत अतीत करते करते कि ये इतिहास जो अतीत से रिलेटेड है, उन्होंने कहा कि इसका संबंध वर्तमान से भी। इसीलिए जब पहला सवाल हमने ऊपर में हल करवाया था, शोध रिपोर्ट के बारे में चर्चा की थी, तो एक तरीके से ये भी इसी के अंतर्गत आ गया, ठीक है ना। तो विको को ध्यान में रखे, जिसने कि इतिहास को अतीत न मानकर वर्तमान से भी जोड़ा है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार का मानना था कि सृष्टि का बाह्य विकास प्रकृति की आंतरिक विकास प्रक्रिया का प्रतिबिंब मात्र है, अतः इतिहास को भी इसी रूप में ग्रहण किया जाना चाहिए? कांट, विको,
टेन, हीगल। तो ये किसका मानना था? आपके दिमाग में इसका सही जवाब आने लगा होगा। सही जवाब है ऑप्शन ए, इमैनुअल कांट का नाम आपने सुना होगा। उनका मानना था कि सृष्टि का वह विकास प्रकृति की आंतरिक विकास प्रक्रिया का प्रतिबिंब मात्र है, अतः इतिहास को भी इसी रूप में ग्रहण किया जाना चाहिए। अगला जो प्रश्न है, पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार का मानना था कि इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण एवं संकलन मात्र नहीं है, अपितु उसके भीतर कारण कार्य की श्रृंखला विद्यमान है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि लगातार इतिहास को लेकर अलग अलग विचारकों ने अलग अलग अपने दृष्टिकोण को दिया है, और क्योंकि हमें हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन पढ़ना है, तो इसके लिए हमें इतिहास की भी जानकारी होनी चाहिए थोड़ी बहुत। तो किसका मानना था? अभी तक हम लोगों ने यही ध्यान में रखा था कि इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण और संकलन मात्र है, लेकिन यहाँ पर बोला गया कि संकलन मात्र नहीं है, उसके भीतर कार्य कारण की श्रृंखला विद्यमान है। किसने कहा था? ऑप्शन दिया गया कांट, विको, टेन, हीगल। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, हीगल का मानना था कि कार्य कारण सिद्धांत पर आधारित है इतिहास। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। द्वंद्वात्मक पद्धति पर इतिहास को समझने का प्रयास किसने किया था? कांट, विको, टेन, हीगल। तो इसका सही जवाब हो गया द्वंद्वात्मक पद्धति पर इतिहास को समझने का प्रयास किया, ऑप्शन डी, हीगल ने। और इसको आप कार्य कारण सिद्धांत से भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। विकासवादी सिद्धांत की स्थापना के द्वारा इतिहास को एक नूतन दृष्टि, शक्ति व गति प्रदान किसने की थी? विकासवादी सिद्धांत की स्थापना के द्वारा इतिहास को एक नूतन दृष्टि, शक्ति व गति किसने प्रदान की थी? ऑप्शन दिया गया है कांट, विको, हीगल, डार्विन। तो विकासवादी सिद्धांत की जब भी चर्चा की जाती है तो उसका नाम डार्विन से जोड़ा जाता है। ठीक है, तो डार्विन का विकासवादी सिद्धांत बिल्कुल ध्यान में रखिए। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला प्रश्न है, किसी भी जाति के साहित्य का इतिहास उस जाति के सामाजिक एवं राजनीतिक वातावरण को ही प्रतिबिंबित करता है, या साहित्य की प्रवृत्तियां संबंधित समाज की प्रवृत्तियों की सूचक होती हैं? इस धारणा को एक सुव्यवस्थित सिद्धांत के रूप में किसने प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया? क्वेश्चन देखने में बड़ा हो सकता है, लेकिन जब हम इस प्रश्न को पढ़ रहे थे तो आपके दिमाग में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ भी आ रहा होगा, क्योंकि इसी पैटर्न पर उन्होंने भी अपने इतिहास ग्रंथ को लिखा। किसी भी जाति के साहित्य का इतिहास उस जाति के सामाजिक एवं राजनीतिक वातावरण को ही प्रतिबिंबित करता है, या साहित्य की प्रवृत्तियां संबंधित समाज की प्रवृत्तियों की सूचक होती हैं। इस धारणा को किसने प्रतिष्ठित किया था? ऑप्शन दिया गया हीगल, कार्ल मार्क्स, टेन, कांट। चारों ऑप्शन आपके दिमाग में बैठ गए होंगे। इसके बाद इसका सही जवाब भी आपके दिमाग में आ गया होगा। सही जवाब है ऑप्शन सी, टेन का ये मानना था। ठीक है, और इसीलिए एक सिद्धांत है विधेयवाद, जिसको कि टेन से जोड़ा जाता है। मादाम टेन इनका नाम है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि टेन किस देश के सुप्रसिद्ध विद्वान थे? ठीक है, या टेन का संबंध किस देश से था, ये भी आप दिमाग में रख सकते हैं। ऑप्शन दिया गया है जर्मन, यूनान, फ्रेंच, रशियन। तो आपने पढ़ा होगा कि ये फ्रेंच विद्वान थे मादाम टेन, जिनको कि विधेयवाद का जनक भी कहा जाता है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो भी इतिहास ग्रंथ लिखा वो विधेयवादी पद्धति को ही आधार बनाकर रखा है। अगला प्रश्न है, टेन द्वारा प्रतिपादित साहित्य की विभिन्न प्रवृत्तियों के मूल में शामिल है। टेन ने साहित्य की विभिन्न प्रवृत्तियों के मूल में कुछ तत्वों की चर्चा की है, तो उसमें कौन शामिल है हमें कूट के आधार पर बताना है। ऑप्शन दिया गया है जाति, वातावरण, क्षण विशेष। तो इसमें से कौन सा तत्व शामिल है, कौन सा नहीं है? ऑप्शन दिया गया है एक और दो, दो और तीन, एक, दो और तीन, एक और तीन। तो आप देख रहे हैं कूटों को आपने देखा होगा और इसके हिसाब से आपके दिमाग में आने लगा होगा कि टेन का हमने जो पढ़ा था कि विभिन्न प्रवृत्तियों के मूल में निम्नलिखित तत्व शामिल है, उसमें जाति पढ़ी थी, वातावरण पढ़ा था, क्षण विशेष पढ़ा था। ठीक है, तो इस तरीके से इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, 1, 2, 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने टेन के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत की आलोचना की? हीगल, हडसन, कार्ल मार्क्स, काफे। तो टेन ने जो भी सिद्धांत दिया उसका विरोध यानी आलोचना एक तरीके से की। किसने की? सही जवाब है ऑप्शन बी, हडसन ने की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मार्क्सवाद से संबंधित है? द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद, वर्ग संघर्ष, आर्थिक परिस्थितियां। तो मार्क्सवाद की जब भी चर्चा की जाती है तो उसमें कौन सा
तथ्य सही है, सही कूट का चयन हमें करना है। ऑप्शन दिया गया है 1 और 2, 2 और 3, 1, 2 और 3, 1 और 3। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, 1, 2 और 3। यानी कि मार्क्सवाद की जब भी चर्चा की जाएगी तो आपके दिमाग में द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद, वर्ग संघर्ष, आर्थिक परिस्थितियां आ जाएंगी। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर पूछा गया कि मनोविज्ञान, मनोविश्लेषण और अर्थ विज्ञान के आधार पर भी साहित्य के विभिन्न पक्षों के विशेषतः शैली पक्ष के विकास की व्याख्या निम्नलिखित में से किन विद्वानों ने की है। इस क्वेश्चन को एक बार और देखते हैं हम, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अगर आप पाश्चात्य काव्यशास्त्र पढ़ेंगे तो उसमें भी इन विचारकों का नाम आता है। और अगर आप यूपीजीडीसी का पेपर देखेंगे तो वहां पर मनोविज्ञान से संबंधित एक प्रश्न भी पूछा जा चुका था कि आलोचना को मनोवैज्ञानिक तरीके से या फिर मनोविज्ञान से किसने जोड़ा था। तो मेरा संकेत आप लोगों के दिमाग में आ गया होगा कि हाँ, कई विद्यार्थी हो सकता है कि इस पेपर को देखे भी होंगे। मनोविज्ञान, मनोविश्लेषण और अर्थ विज्ञान के आधार पर भी साहित्य के विभिन्न पक्षों के विशेषतर शैली पक्ष के विकास की व्याख्या निम्नलिखित में से किन विद्वानों ने की। ऑप्शन दिया गया आई ए रिचर्ड्स, विलियम एम्पसन, सी एस लेविस। तो इन तीनों के नाम के आधार पर हमें सही कूट का चयन करना है। तो ऑप्शन दिया गया 1 और 2, 2 और 3, 1, 2 और 3, 1 और 3, ये ऑप्शन दिए गए। तो इसका सही जवाब है कि 1, 2 और 3, यानी कि तीनों विद्वानों ने मनोविज्ञान को केंद्र में रखते हुए साहित्य के का मूल्यांकन करने की कोशिश की है। गारसा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ के विषय में असत्य है। ऑप्शन दिया गया है हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ है, यह मूलतः अंग्रेजी में है, यह 2 भागों में विभाजित है, इसमें उर्दू के अधिक कवि शामिल हैं। तो प्रश्न देखिए हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा से ही पूछा गया है, लेकिन सीधे सीधे नहीं पूछा गया है। यह प्रश्न आप लोगों के लिए नया प्रश्न हो सकता है कि गारसा दत्तासी का नाम इतिहास लेखन की परंपरा में सबसे पहले आपने पढ़ा होगा, और इनके इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है और किस नंबर पर है, सारी चीजें आपके मन में होंगी। तो असत्य ऑप्शन जो है उसको आप लोगों ने बिल्कुल पकड़ लिया कि ऑप्शन बी है, यह मूलतः अंग्रेजी में है। ये क्या है? गलत है, बल्कि ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। यह हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है, ये बात सही है। यह 2 भागों में विभाजित है, ये भी सही है कि पहला इसका आया था 1839 में, फिर 1847 में आ गया। इसमें उर्दू के अधिक कवि शामिल हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि लगभग 738 कवि इसमें शामिल किए गए हैं, जिसमें से मात्र 73 कवि हिंदी के। तो ये चारों ऑप्शन देखने के बाद गारसा दत्तासी का जो इतिहास ग्रंथ है उसका नाम आपके मन मस्तिष्क में आ गया होगा। नाम थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन इंटरव्यू इत्यादि में कभी कभी ये नाम पूछ लिए जाते हैं, तो जरूर ध्यान में रखिए। इस्तवार दलाल उत्तर ऐंदवी हिंदुस्तानी करके गारसा दत्तासी का इतिहास ग्रंथ है। बाकी सभी तथ्यों से आप परिचित हो गए होंगे। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है पूछा गया कि निम्नलिखित में से भिन्न है, निम्नलिखित में से भिन्न क्या है। ऑप्शन दिया गया है शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा। तो देखिए ये एक तरीके से लॉजिकल पैटर्न पर आधारित प्रश्न है। अगर आप इस विकल्प को देखेंगे तो जो भी नाम दिए गए हैं विकल्प इसमें, और उसमें आप देखेंगे कि कौन सा भिन्न है, तुरंत आपने कैच कर लिया कि ऑप्शन डी रामविलास शर्मा उपयुक्त तीनों नामों से क्या है? भिन्न है। जो तीनों नाम दिए गए हैं ऊपर, इन्होंने किसी न किसी रूप में इतिहास ग्रंथ लिखा हुआ है, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा हुआ है। रामविलास शर्मा ने हिंदी साहित्य के इतिहास के अलग अलग कालखंडों के अलग अलग कवियों और लेखकों पर ढेर सारी किताबें लिखी हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाया है, लेकिन इन्होंने कोई व्यवस्थित रूप से इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा है। रामविलास शर्मा और इसी के साथ नामवर सिंह का भी नाम आप ले सकते हैं। इन दोनों लोगों को इस चीज का एक तरीके से मलाल था कि इन्होंने व्यवस्थित रूप से कोई इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा है। तो इस तरीके से लॉजिकल प्रश्न कैसे बन सकते हैं, इसके लिए आपको किसी किताब को या फिर किसी प्रैक्टिस सेट को बहुत रटने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ पर अपने IQ लेवल का प्रयोग करते हुए हल करना है। अगला प्रश्न है मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ था। मिश्र बंधु विनोद जब मैं यहाँ पर कह रहा हूं तो आपके दिमाग में मिश्र बंधु में कौन कौन से आते हैं, ठीक है। इनके इतिहास ग्रंथ का नाम मिश्र बंधु विनोद है, कितने भागों में बटा हुआ है, कितने कवियों को इसमें शामिल किया गया है, ये सारे प्रश्न प्रायः परीक्षाओं में पूछे जाते रहे। यहाँ पर देखिए सवाल थोड़ा सा टर्न करके पूछा गया कि चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ।
जैसा कि आप जानते हैं कि मिस्र बंधु विनोद कुल 4 भागों में विभाजित है। इसके पहले 3 भाग सन 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुए थे। चौथा कब हुआ था? ऑप्शन दिया गया 1931, 1932, 1933, 1934। तो इसका सही जवाब कई विद्यार्थियों के मन में आ गया होगा। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी 1934 में, यानी कि जो चौथा भाग है 1934 में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के कितने वर्षों के इतिहास का काल विभाजन किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने पूरा उल्लेख किया है कि हमने कितने वर्षों के इतिहास को लिया है। ऑप्शन दिया गया 300, 600, 900, 1200। ऑप्शन को देखने के बाद आप सभी के दिमाग में बिल्कुल सही जवाब आ गया इसका कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है कि उन्होंने कुल 900 वर्षों के इतिहास को 4 कालखंडों में विभाजित किया है और अलग अलग उसका नाम दिया हुआ है। अगर सीरियसली गंभीरता से पढ़ेंगे तो इसका जवाब आपके मन में जरूर आ जाएगा, नहीं तो अनटप्पे में 12 जो शब्द है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल से अंक जरूर जुड़ा हुआ है, क्योंकि इन्होंने 12 ग्रंथों के आधार पर आदिकाल को वीरगाथा काल कहा था। तो देखिए कई बार क्या होता है कि परीक्षा में हम अनुमान या तुक्का से भी काम चलाते हैं, तो हो सकता है कि कई विद्यार्थी 1200 पर भी चले जाए, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास ग्रंथ लिखते समय कुल 900 वर्षों को लिया हुआ है। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी को इतिहास पंचांग के रूप में प्राप्त हुआ था, किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का मूल्यांकन करते हुए एक आलोचक ने कहा कि शुक्ल जी को इतिहास पंचांग के रूप में प्राप्त हुआ। अब पंचांग क्या होता है? ये एक तरीके के कैलेंडर का रूप ही है पंचांग। तो कहने का मतलब है यहाँ पर कि शुक्ल जी के इतिहास का मूल्यांकन करते हुए किसने कहा था कि शुक्ल जी को इतिहास पंचांग के रूप में प्राप्त हुआ था? ऑप्शन दिया गया हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, विश्वनाथ त्रिपाठी, मैनेजर पांडे। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आप सभी के लिए नया प्रश्न हो सकता है। सही जवाब है ऑप्शन बी, नामवर सिंह का मानना है कि शुक्ल जी को इतिहास पंचांग के रूप में प्राप्त हुआ था, यानी कि इसके पहले ढेर सारे इतिहास लिखे जा चुके थे और मैटर सामग्री उपलब्ध थी, बस आचार्य शुक्ल को उसको व्यवस्थित करना था, ऐसा मानना है नामवर सिंह का। अगला प्रश्न है, बिल्कुल नया प्रश्न है आपके लिए, जो भी बहुत गंभीरता से इतिहास ग्रंथों को पढ़ा होगा वही इसको बता सकता है। पूछा गया कि आदिकाल को हिंदी साहित्य का आविर्भाव काल किसने कहा है? तमाम आपने नामों को सुना हुआ, चारण काल, वीरगाथा काल, आदिकाल, ठीक है, बीजवपन काल, तमाम कालों से आप परिचित होंगे, आधार काल भी कहा गया। लेकिन यहाँ पर देखिए पूछा गया कि आदिकाल को हिंदी साहित्य का आविर्भाव काल किसने कहा है? ऑप्शन दिया गया है ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही जवाब कई विद्यार्थियों के मन में आ रहा होगा, कई विद्यार्थी सोच रहे होंगे कब मैं इसका सही जवाब बता दूं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को हिंदी साहित्य का आविर्भाव काल कहा है। और जब हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो उन्होंने लिखा है कि प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। और जब आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का इंडेक्स देखेंगे, सूची देखेंगे, तो वहां पर उन्होंने एक तरीके से एक पॉइंट्स लिखा हुआ है हिंदी साहित्य का आविर्भाव काल आदिकाल प्रकरण के अंदर। तो बदलते हुए पैटर्न में इस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं और ऐसे सवाल आपको अनुराग हिंदी एकेडमी पर ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैंने इन किताबों का जो मूल किताबें उनका गंभीरता से अध्ययन किया है और लगातार मैं करता हूँ। कभी ये नहीं है कि मैंने किसी किताब को एक बार पढ़ लिया तो मैं सर्वज्ञ हो गया, बल्कि हमेशा पढ़ते वक्त कोई न कोई नई जानकारी मिलती रहती है। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये नया प्रश्न आपके लिए था। चलते आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को क्या कहा है? ठीक है, विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को क्या कहा है? ऑप्शन दिया गया है लोक भाषा, देशी भाषा, पुरानी हिंदी, अवहट्ट। विद्यापति जिनको कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के अंतर्गत फुटकल खाते में रखा हुआ है, लेकिन विद्यापति ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाया है अगर देखा जाए भाषिक रूप से, भाषा के विकास के दृष्टिकोण से। तो उन्होंने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को क्या कहा था? बिल्कुल सही जवाब आप सभी ने दिया है कि ऑप्शन बी, देशी भाषा। ठीक है, आगे चलकर भरत मुनि ने लोक भाषा, देश भाषा का नाम दिया था, लेकिन यहाँ पर देशी भाषा का उल्लेख किया है विद्यापति ने। इस चीज को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है।
पुरानी हिंदी किसने कहा, अवहट्ट क्या है, लोक भाषा क्या है, ये सारी चीजें आप दिमाग में रखिए। लेकिन अपभ्रंश से भिन्न उस जमाने में जो प्रचलित इसके समानांतर बोलचाल की भाषा थी उसको विद्यापति ने देशी भाषा कहा था। और उनका एक कोटेशन भी है कि देशील बयाना सब जन मिठा ते तैसन अवहट्टा। हालांकि कीर्तिलता के संदर्भ में ये बात कही गई थी, लेकिन ये प्रश्न थोड़ा सा नया था। अगला प्रश्न है जो कि यूजीसी नेट के पेपर में आ चुका है, पंच बिड़ाल। जब आप नाथ सिद्ध जैन की रचनाओं को पढ़ेंगे तो एक जगह उल्लेख किया गया है पंच बिड़ाल का। नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें 5 तत्वों को समावेशित किया गया होगा। यहाँ पर सवाल पूछा गया कि पंच बिड़ाल में शामिल नहीं है आलस्य, हिंसा, काम, लोभ। तो पंच बिड़ालों में 5 चीजें तो मौजूद हैं, उसमें से इसमें 3 ऑप्शन सही हैं और एक गलत है। कौन सा शामिल नहीं है? सही जवाब हो गया यहाँ पर ऑप्शन डी, लोभ। बाकी आप देख रहे हैं कि आलस्य है, हिंसा है, काम है, चौथा यहाँ पर चिकित्सा, और 5वां जो दिया गया है मोह। कई विद्यार्थियों के मन में आ रहा होगा कि मोह और लोभ में अंतर नहीं है क्या? बिल्कुल अंतर है। मोह एक अलग तरीके का भाव है और लोभ अलग तरीके का भाव है। लोभ को तब आप समझ पाएंगे जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक निबंध पढ़ेंगे, लोभ और प्रीति। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर आपको ध्यान में रखने की जरूरत है कि पंच बिड़ालों में किनको किनको शामिल किया गया है। पहले नंबर पर आलस्य, दूसरे पर हिंसा, तीसरे पर काम, चौथे पर चिकित्सा, 5वें पर मोह। तो ये है पंच बिड़ाल। अब इस तरीके का प्रश्न आएगा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो विद्यार्थी यहाँ पर विश्वास करके और अपना चैनल मानते हुए पढ़ रहे हैं, बिल्कुल वो सही कर देंगे और लीड कर लेंगे परीक्षाओं में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नाथ संप्रदाय में बालनाथ किसका नाम है? नाथ संप्रदायों को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें एक जगह उल्लेख किया गया है कि इनका नाम बालनाथ भी है। ऑप्शन दिया गया आदिनाथ, जलंधर नाथ, मत्स्येंद्र नाथ, गोरखनाथ। तो आप देख रहे हैं कि ये नाथ परंपरा के एक तरीके से क्रमिक विकास के तौर पर भी नाम रखा गया है, लेकिन बालनाथ किसका नाम है ये आपको बताना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जलंधर नाथ का नाम है बालनाथ। अगला प्रश्न है, हेमचंद्र के विषय में असत्य है। हेमचंद्र के विषय में असत्य है। ऑप्शन दिया गया है कुमारपाल के दरबारी, हिंदू आचार्य, व्याकरणाचार्य, अपभ्रंश के ज्ञाता। तो हेमचंद किस चीज के लिए नहीं जाने जाते थे, असत्य है, वो हमें बताना है। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, हिंदू आचार्य नहीं थे बल्कि जैन आचार्य थे हेमचंद। इनको जैनाचार्य भी कहा जाता है। कुमारपाल के दरबारी थे, बिल्कुल सही है। व्याकरणाचार्य थे, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन। तो कई बार परीक्षाओं में सिद्ध हेमचंद्र नहीं पूछा जाता है, नहीं तो आप सभी बहुत आसानी से बता देंगे, इसलिए पूछा जाता है शब्दानुशासन किसका ग्रंथ है। इसी का एक मिलता जुलता नाम है काव्यानुशासन। अगर आप सभी यहाँ तक सुन रहे हो तो जरूर बताइए कि काव्यानुशासन किसकी रचना है। व्याकरणाचार्य के रूप में हेमचंद फेमस थे, अपभ्रंश के भी ज्ञाता थे। अपभ्रंश के साथ साथ ये संस्कृत और प्राकृत के भी विद्वान थे, बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे हेमचंद। तो इस तरीके से आपने इस प्रश्न के माध्यम से हेमचंद के विषय में बहुत कुछ जान लिया होगा। चलते आगे बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। पूछा गया कि आदिकाल की रचना नहीं है। तो आदिकाल की तमाम रचनाओं को आप सभी एकदम से रट लिए होंगे, पढ़ लिए होंगे, समय के अनुसार भी, रचनाकार के अनुसार और रचनाओं की विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए भी। लेकिन यहाँ पर बहुत ही छोटा सवाल है और ट्रिकी सवाल है। पूछा गया कि आदिकाल की रचना नहीं है। ऑप्शन दिया गया कुमारपाल प्रतिबोध, प्रबंध चिंतामणि, शब्दानुशासन, कवि कल्पतरु। तुरंत आप सभी ने पकड़ लिया कि ऑप्शन डी जो है कवि कल्पतरु, ये आदिकाल की रचना नहीं है, बल्कि इस रचना का उल्लेख रीतिकाल में हमने देखा है। इसके साथ आपके मन में आना चाहिए कि कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार कौन है, क्योंकि मैं सोचता हूं कि आप सभी के सामने एक स्पेस रखा जाए कि आपका भी दिमाग साथ साथ में वर्क करता रहे, आपको लगे कि हाँ हमें यहाँ पर कुछ न कुछ मिल रहा है। ठीक है, तो रचनाकारों का नाम जरूर ध्यान में रखें। जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर मैंने बताया ही था कि हेमचंद का है। प्रबंध चिंतामणि का जरूर ध्यान में आप लोग रखे ही होंगे, बस दिमाग को क्या करना है, चलाना है। चलते आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है पूछा गया है, ये अच्छे कवि और सूत्रकार भी थे, यह कथन किसके संदर्भ में? बड़ा ही नया तरीके का प्रश्न है ये कि ये अच्छे कवि और सूत्रकार भी थे, यह कथन किसके संदर्भ में? जब तक आप मूल टेक्स्ट को नहीं पढ़े रहेंगे, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों को नहीं पढ़े रहेंगे, तब तक इसका सही जवाब देना मुश्किल होगा। तुक्का
तो किसी का भी विकल्प नहीं हो सकता है। ये अच्छे कवि और सूत्रकार भी थे। किसके संदर्भ में है? ऑप्शन दिया गया है गोरखनाथ, हेमचंद्र, मेरुतुंग, सारंगधर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। सारंगधर को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में इनका मूल्यांकन करते हुए लिखा कि ये अच्छे कवि और सूत्रकार भी थे। मान लीजिए ये प्रश्न आपके फाइनल एग्जाम में आ जाए और जो विद्यार्थी इस प्रैक्टिस सेट को देखे होंगे वो जरूर कर लेंगे, जो नहीं देखे होंगे वो परीक्षा के बाद आकर तुरंत किताबों को खोलना शुरू कर देंगे कि ये प्रश्न आखिरकार आया कहाँ थे। पता चलेगा कि आपके पास वो किताब पहले से मौजूद थी, आप वन लाइनर किताबों के मोह माया में फंसे हुए थे और इस पर ध्यान नहीं दिए। तो इस तरीके से जब भी समय मिले तो मूल किताबों से जरूर आप परिचय प्राप्त कीजिए, उनका सामना कीजिए। तो सारंगधर को क्या कहा गया? ये अच्छे कवि और सूत्रकार भी थे। मैं एक से अधिक बार रिवीजन कर रहा हूं ताकि आपके मन मस्तिष्क में बैठ जाए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कवि का ग्रंथ आयुर्वेद ग्रंथ के रूप में प्रसिद्ध है? बड़ा ही ये भी बहुत ही नए ढंग का प्रश्न है, आपको मुश्किल से कम प्रैक्टिस सेट्स में मिलेगा जो मार्केट में उपलब्ध है। यहाँ पर पूछा गया किस कवि का ग्रंथ आयुर्वेद ग्रंथ के रूप में प्रसिद्ध है? ऑप्शन दिया गया गोरखनाथ, हेमचंद, मेरुतुंग, सारंगधर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। सारंगधर की रचना है सारंगधर पद्धति। ठीक है, तो इन्होंने उसमें आयुर्वेद ग्रंथ के तौर पर कुछ बातें की। तो इस तरीके से सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, देखने में बहुत ही छोटा प्रश्न, भीषल देव का वास्तविक नाम है? विग्रहराज प्रथम, विग्रहराज द्वितीय, विग्रहराज तृतीय, विग्रहराज चतुर्थ। भीषल देव रासो का नाम सुना ही होगा और इसके रचनाकार कौन है? कथा वस्तु कौन सी है आपके लिए मैं छोड़ दे रहा हूं, आपके लिए स्पेस बनाकर छोड़ दे रहा हूं। लेकिन इसका वास्तविक नाम क्या है भीषल देव का? आप इन विकल्पों को देख रहे होंगे, जो विद्यार्थी पढ़े होंगे वो टिक लगाकर बैठे होंगे कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। जो नहीं पढ़ेंगे प्रथम द्वितीय तृतीय में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो विग्रहराज चतुर्थ का नाम था भीषल देव। इसी तरीके से जब आप पृथ्वीराज रासो पढ़ेंगे तो ये जो पृथ्वीराज चौहान है ये कौन से मतलब कि चौहान थे? ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान जो है ये किस नंबर के थे? तो कहा जाता है कि तृतीय नंबर पे थे। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको भीषल देव का नाम भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से देश भाषा काव्य में शामिल नहीं है? खुमान रासो, भीषल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, सारंगधर पद्धति। तो इसमें से आपको बताना है कि देश भाषा काव्य में शामिल नहीं है। अब ये देश भाषा काव्य कहां से आया हुआ है? आदिकाल में ही दो कालखंड किए हैं, एक तो अपभ्रंश काव्य है, दूसरा है देश भाषा काव्य। तो कौन सा इसमें रचनाकार है जो देश भाषा काव्य में शामिल नहीं है? खुमान रासो, विशल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, सारंगधर पद्धति। ये इसमें रचनाएं दी गई हैं। सही जवाब है इसका ऑप्शन डी। सारंगधर पद्धति जो है ये अपभ्रंश काव्य में शामिल किया गया है। ठीक है, बाकी ऊपर की जो तीनों नाम है वो सब देश भाषा काव्य में। इन रचनाओं के रचनाकारों का नाम जरूर ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो कुल कितने पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ है? 1500, 2000, 2500, 3000। पृथ्वीराज रासो साफ शब्दों में लिखा गया है कि कितने पृष्ठों में लिखा गया है? सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, 2500 मतलब कि 2500 पृष्ठों में लिखा गया है। हालांकि पृथ्वीराज रासो हिंदी का पहला महाकाव्य है, लेकिन इसके प्रामाणिकता को लेकर संदेह है और अलग अलग जो आलोचक हैं इसको किसी ने प्रामाणिक माना, किसी ने अप्रामाणिक माना, किसी ने अर्ध प्रामाणिक माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो इसे जाली ग्रंथ भी कहा, हालांकि इसको हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। अगला प्रश्न है, आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है? शरद, बसंत, वर्षा, शिशिर। आल्हा की जब भी बात की जाएगी तो आपके मन में जगनिक का नाम आना चाहिए। जगनिक की जो रचना है परमाल रासो, इसका भी नाम आना चाहिए। साथ में परमाल रासो का दूसरा नाम क्या है? आल्हा खंड है। ये सारी चीजें आना चाहिए। और आल्हा खंड में जो आल्हा गाया जाता है इसमें दो कैरेक्टर है, एक तो आल्हा है खुद और दूसरे हैं उदल। ठीक है, और ये कहाँ गाया जाता है? उत्तर प्रदेश में एक जिला है महोबा, जो कि एक तरीके से देखा जाए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का बॉर्डर एक दूसरे से मिलता जुलता है। उदल का इसमें वास्तविक नाम है उदय सिंह। ये भी देख लीजिए, हो सकता है कि कभी पूछा जाए। ठीक है ना, तो हर एंगल से हमने बताने का प्रयास किया है यहाँ पर, आप इसको बिल्कुल ध्यान रखिए। आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है? बातों ही बातों में आप लोगों ने बिल्कुल इसका सही जवाब दे दिया कि वर्षा ऋतु में। कई जगह इसको बरसात भी लिखा रहता है, तो इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न है,
रणमल छंद किसकी रचना है? रणमल छंद किसकी रचना है? ऑप्शन दिया गया है विद्याधर, शारंगधर, श्रीधर, मधुकर। तो आप देख रहे हैं कि सबके अंत में र लगा हुआ है और ये तलवार की धार पर चलने के बराबर प्रश्न है, थोड़ा सा भी इधर उधर होंगे तो आपका आंसर गलत हो सकता है। रणमल छंद, जो भी विद्यार्थी गंभीरता से तैयारी कर रहे हैं सही जवाब तक पहुंच गए, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, श्रीधर। ठीक है, अच्छा मान लीजिए मैं तो आदिकाल के ही कवियों का इसमें नाम लिया हुआ है, श्रीधर पाठक एक मिलता जुलता नाम है, वो किस काल खंड के हैं ये आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा गया कि इनमें उक्त वैचित्र की प्रधानता है, यह कथन किसके संदर्भ में? इनमें उक्त वैचित्र की प्रधानता है। अब मुझे यह बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि जहां पर ज्यादातर सार्वनामिक शब्दों का प्रयोग होता है तो वहां पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन होता है। तो ये तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, लेकिन किसके संदर्भ में उन्होंने ये बातें कही हुई? ऑप्शन दिया गया है चंद बरदाई, जगनिक, अमीर खुसरो, विद्यापति। तो किसके बारे में शुक्ल जी ने कहा है? हालांकि इनडायरेक्टली मैंने बता दिया कि शुक्ल जी का कथन, लेकिन अब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि उक्त वैचित्र किसकी रचनाओं में ज्यादातर पाया जाता है। सही जवाब है जो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन सी, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के संदर्भ में ये बात कही गई है। अगला प्रश्न है, धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीन धाराओं में चलता है, किसका कथन है? धर्म का प्रवाह, इन सभी प्रश्नों को आपको यह ध्यान में रखना है कि फाइनल एग्जाम में आए तो हम सही कर ले। तो धर्म प्रवाह, धर्म का प्रवाह, कर्म, ज्ञान और भक्ति, तीनों चीजों का देख रहे हैं आप। जब आप कामायनी पढ़ेंगे तो कहीं न कहीं शुक्ल जी लगातार इन्हीं पैटर्नों पर, इन्हीं सूत्रों पर रचनाओं का मूल्यांकन करते हैं। तो मैंने आंसर बता दिया कि ऑप्शन सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है कि धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है। शुक्ल जी का यह कथन है। अगला प्रश्न है कि गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोग किसकी पंक्तियां हैं या फिर किसकी उक्ति है? यहां पर बोल दिया जाए तो और बेहतर होगा, फिर भी हमें प्रश्न को ध्यान में रखते हुए सही आंसर तक पहुंचना है कि गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोग किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया गोरखनाथ, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास। तो सूरदास तो इसमें से एकदम से इनको हम कर सकते हैं कि नहीं होंगे, टक्कर में बिल्कुल नहीं ऑप्शन, लेकिन ऊपर के ऑप्शन में आप सभी हो सकता है कि थोड़ा बुरा हो जाए। टक्कर दो ही ऑप्शन में ज्यादातर संकेत मेरे आप सभी समझ गए होंगे। सही जवाब इसका ऑप्शन सी, तुलसीदास। गोरख शब्द को देखकर आपको गोरखनाथ बिल्कुल नहीं लगाना है, याद कर लेना है अपने मन में कि गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोग, ये कथन किसका था? तुलसीदास का। अगला प्रश्न है, भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला, किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहां पर देखिए दो ऑप्शन में ज्यादातर कंफ्यूजन है, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से आया, क्या सही जवाब है? बहुत विद्यार्थियों ने बता दिया है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में भक्ति कालखंड में इस बात का उल्लेख किया हुआ है। अगला प्रश्न देखने में बहुत ही छोटा लेकिन ट्रिकी सवाल पूछा गया कि निम्नलिखित में से निर्गुण संत नहीं है, निर्गुण संत नहीं है। ऑप्शन दिया गया है धर्मदास, दादू दयाल, सुंदरदास, कुंभनदास। तो कौन सा इसमें निर्गुण संत या निर्गुण शाखा से संबंधित नहीं है? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, कुंभनदास। कुंभनदास का जब भी नाम आएगा तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए अष्टछाप। कुंभनदास की एक खास पंक्ति भी फेमस रही है, संतन को कहां सिकरी। अगला प्रश्न है, भक्ति और ज्ञान चर्चा के अतिरिक्त नीति और देशाचार आदि पर भी इन्होंने बड़े सुंदर पद कहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किसके संदर्भ में? नया प्रश्न है आपके लिए, बिल्कुल पूछा गया भक्ति और ज्ञान चर्चा के अतिरिक्त नीति और देशाचार आदि पर भी इन्होंने बड़े सुंदर पद कहे। इसका कथन है तो आपने देख लिया कि ये तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, लेकिन किसके संदर्भ में? ऑप्शन दिया गया धर्मदास, दादू दयाल, सुंदरदास, कुंभनदास। ऑप्शन लगभग वही है लेकिन उत्तर यहाँ पर अलग है। सही जवाब है ऑप्शन सी, सुंदरदास के बारे में बात कही गई है। तो इसको आप सुंदर शब्द से भी याद कर सकते हैं, ठीक है ना। और ध्यान में रख सकते हैं कि सुंदरदास का मानना यह था,
सुंदरदास के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना था कि भक्ति और ज्ञान चर्चा के अतिरिक्त इन्होंने नीति और देशाचार। आपने पढ़ा होगा कि सुंदरदास जो थे वो श्रृंगार रस के बड़े विरोधी थे, ठीक है ना। इस चीज को भी ध्यान में रखिए, कई बार सवाल पूछा जाता है। और सुंदरदास को माना जाता है कि सबसे सर्वाधिक शिक्षित थे, ठीक है ना, सर्वाधिक शिक्षितों में से एक थे निर्गुण शाखा की अगर बात करें तो। अगला प्रश्न है, इनके संबंध में बहुत से चमत्कार या करामातें प्रसिद्ध हैं। इनके संबंध में बहुत से चमत्कार या करामातें प्रसिद्ध हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किसके संदर्भ में? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किसके संदर्भ में? ऑप्शन दिया गया मलुक दास, दादू दयाल, सुंदरदास, कबीरदास। तो आपने देखा कि इसका सही जवाब बहुत सारे विद्यार्थी सोच रहे हैं और पहुंच भी गए वहां तक। सही जवाब है ऑप्शन ए, मलुक दास। मलुक दास ने आलसियों के लिए मंत्र भी दिया है, ठीक है ना। ये भी सवाल पूछा जा सकता है, आलसियों के लिए इन्होंने मंत्र दिया हुआ है, सबके दाता राम। इस तरीके से पूरी पंक्ति आपके मन में आ जाएगी या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं। लेकिन यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि शुक्ल जी कैसे, देखिए उनके कथन कैसे होते हैं, आप कैसे पकड़ पाएंगे, क्योंकि कई विद्यार्थी कमेंट्स करते हैं कि कैसे पता चलेगा किसका कथन है। इनके संबंध में बहुत से चमत्कार और करामातें प्रसिद्ध हैं। मलुक दास के संदर्भ में बात शुक्ल जी ने कही है। अगला प्रश्न है, ये विद्वान थे और वेदांत के अच्छे ज्ञाता थे। ये विद्वान थे और वेदांत के अच्छे ज्ञाता थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किसके संदर्भ में? क्योंकि मैंने देखा कि कई विद्यार्थी मुझे कमेंट्स किए और फोन भी किए, जिनके पास फोन नंबर पहुंच चुका है। तो उनका मानना यह था कि हमने मार्केट से बहुत सारी किताबें प्रैक्टिस सेट के रूप में खरीद ली हैं, हल कर ली हैं, अलग अलग प्रकाशनों का नाम भी लिया उन्होंने, यहाँ पर मैं नहीं लूंगा। फिर भी उनके मन में कोई आत्मविश्वास नहीं आ रहा है कि अच्छा प्रैक्टिस सेट उनको कैसे मिले। तो मैंने उनसे यही कहा कि प्रैक्टिस सेट तभी अच्छा मिलेगा जब पढ़ाने वाला खुद उन किताबों का गंभीरता से अध्ययन करेगा और प्रश्न बनाएगा। ये नहीं कि कॉपी पेस्ट इधर उधर के क्वेश्चन रहेंगे और बस कवर चेंज हो जाएंगे और आप उसको खरीद लेंगे। तो देखिए ये प्रश्न कहीं ना कहीं आपके लिए नया होगा और मैं चाहूंगा कि आप लोग कमेंट्स कर बताइए कि जितने भी प्रश्नों पर हमने बातचीत किया है उसमें कितने प्रश्न आपके लिए नए थे और कितने को आपने कर लिया था। तो ये कथन किसके संदर्भ में? ये विद्वान थे और वेदांत के अच्छे ज्ञाता थे। धर्मदास, अक्षर अनन्य, सुंदरदास, कुंभनदास। तो इसका सही जवाब यहाँ पर ऑप्शन बी, अक्षर अनन्य के संदर्भ में आचार्य शुक्ल ने यह बात कही है कि ये विद्वान थे और वेदांत के अच्छे ज्ञाता थे। अगला प्रश्न है, कुतुबन के गुरु कौन थे? कुतुबन जैसे नाम आपने देखा होगा, सूफी साहित्य धीरे धीरे आपके मन में आने लगा होगा। कुतुबन के गुरु कौन थे? ऑप्शन दिया गया है शेख तकी, शेख बुरहान, शेख मीर, शेख मोहिदी। तो इसमें आपका दिमाग दौड़ना शुरू कर दिया होगा। बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर ऑप्शन बी, शेख बुरहान गुरु थे कुतुबन के। शेख तकी का संबंध कबीर से जोड़ा जाता है और शेख मोहिदी का संबंध जायसी से भी जोड़ा जाता है, ठीक है। शेख मीर ऑप्शन को कंप्लीट करने के लिए थे। तो इन दोनों को भी ध्यान में रखिए, हो सकता है कि आज कुतुबन का पूछा गया, कभी शेख तकी का भी पूछ लिया जाए और शेख मोहिदी का भी पूछ लिया जाए। सुमेलित और सुमेलित वाले में भी आ सकता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी होगा कि कुतुबन के जो गुरु हैं वो हैं शेख बुरहान। अगला प्रश्न है कि मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी किस रचना में बाबर की प्रशंसा की है? मलिक मोहम्मद जायसी ने किस रचना में बाबर की प्रशंसा की है? ऑप्शन दिया गया पद्मावत, आखिरी कलाम, कयामत, कन्हावत। 4 रचनाएं दी गई हैं यहाँ पर मलिक मोहम्मद जायसी की। तो कौन सी रचना जिसमें बाबर का उल्लेख किया गया? बिल्कुल सही जवाब है आप सभी का ऑप्शन बी, आखिरी कलाम। आखिरी कलाम में बाबर की प्रशंसा की गई है। जबकि पद्मावत में आप देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी का जिक्र हुआ है। इस चीज को ध्यान में रखिए, हो सकता है कि आगे सवाल पूछ लिया जाए तो तुरंत आप बता देंगे। बाकी जो रचना है यहाँ पर देखिए, कयामत नाम की कोई रचना नहीं है, बल्कि यहाँ पर होना चाहिए था अखरावट, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, लेकिन इसका जो सही जवाब है वो आखिरी कलाम है। चलते आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए नया है, पद्मावत का बंगला अनुवाद किसने कराया था? पद्मावत जो कि मूल रूप से ठेठ अवधि में है, लेकिन इसका बंगला अनुवाद कराया गया था। और ये सवाल एक बार यूपी पीजीटी या टीजीटी में आ चुका है,
तो जो भी विद्यार्थी यहाँ जुड़े होंगे वो उनके दिमाग में भी ये बात आ गई होगी कि हाँ, ये सवाल पूछा गया था, मैंने पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स में देखा हुआ है। तो किसने करवाया था पद्मावत का बंगला में अनुवाद? ऑप्शन दिया गया मगन ठाकुर, छगन ठाकुर, रविंद्रनाथ ठाकुर, शिव कुमार ठाकुर। तो देखिए यहाँ पर नाम एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, मगन ठाकुर नाम के व्यक्ति ने पद्मावत का बंगला में अनुवाद कराया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में जायसी के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है? ऑप्शन दिया गया 3, 4, 5, 6। देखिए प्रश्न बहुत ही छोटा है, लेकिन नहीं आएगा तो यही बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर जायसी के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है? सही जवाब है ऑप्शन ए, 3 ग्रंथों का उल्लेख किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आगे चलकर जायसी के कई ग्रंथों का उल्लेख इतिहासकारों ने किया है, लेकिन शुक्ल जी के अनुसार यहाँ पर पूछ लिया गया है। सही जवाब है ऑप्शन ए, 3 ग्रंथों का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सूफी कवि ने गाजीपुर नगर का वर्णन किया है? ये एकदम से नया सवाल है और कहीं न कहीं गाजीपुर के होने की वजह से मुझे लगा कि इस सवाल को अगर मैं नहीं पूछूंगा तो आज का ये प्रैक्टिस सेट अधूरा ही होगा। लेकिन ये प्रश्न देखिए नए प्रश्न के रूप में आपके सामने है, माथापच्ची करने वाला प्रश्न है कि किस सूफी कवि ने गाजीपुर नगर का वर्णन किया है? ऑप्शन दिया गया कुतुबन, मंझन, जायसी, उस्मान। तो आपके मन मस्तिष्क में आ गया होगा कि हमने उस्मान की रचना चित्रावली में इस चीज को पढ़ा था कि गाजीपुर का वर्णन किया गया है। तो ध्यान में रखिए, जब भी गाजीपुर की बात आएगी और सूफी कवियों की बात आएगी तो उस्मान का नाम आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, चौपाइयों के बीच बीच में इन्होंने दोहे न रखकर बरवे रखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस सूफी कवि के संदर्भ में? कई प्रैक्टिस सेट्स में हमने संकेत किया था, यहाँ पर प्रश्न के तौर पर पूछ लिया गया है कि किस सूफी कवि ने चौपाइयों के बीच बीच में दोहे न रखकर बरवे रखा हुआ है? ऑप्शन दिया गया जायसी, मंझन, उस्मान, नूर मोहम्मद। तो इसका सही जवाब आप लोगों के मन में आ गया होगा कि नूर मोहम्मद ने दोहे के स्थान पर बरवे का प्रयोग किया था। और नूर मोहम्मद का हिंदी के प्रति विशेष लगाव होने की वजह से सूफी कवियों में उपालंब किया गया था, इनको उलाहना दी गई थी, उपहास उड़ाया गया था और एक तरीके से प्रताड़ना दी गई थी। ये सारी चीजें आप जानते ही होंगे। तो कुल मिलाजुलाकर हमने इस प्रैक्टिस सेट में कुल 32 प्रश्नों पर विचार किया। उम्मीद है कि ये प्रश्न न सिर्फ आपको मोटिवेट किए होंगे बल्कि मूल किताबों को कैसे पढ़ा जाए उसके तरफ भी संकेत किए होंगे। दोबारा इतिहास ग्रंथ आप खोलकर जरूर देखेंगे कि अगर हमने यहाँ पढ़ा था वहीं से प्रश्न बना हुआ है और माथापच्ची भी करने का मौका मिला होगा। तो कमेंट्स कर जरूर बताइए कि आप सभी ने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। ईमानदारी से आप सभी को बताना है। तो मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।